हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएस। और आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस में अब की बार एक जो सिलेबस आया है उस सिलेबस में एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध। महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध उनसे संबंधित कानून, कानूनी प्रावधानों की जानकारी, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी तथा प्रशासन एवं पुलिस की भूमिका। प्रशासन एवं पुलिस की भूमिका। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि राजस्थान पुलिस में ये जो नया टॉपिक आया है इसको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि ये जो टॉपिक सम्मिलित किया गया है राजस्थान पुलिस में, तो इसको सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसके उद्देश्य को जानेंगे कि इसका क्या उद्देश्य है और इसको जो है क्यों सम्मिलित किया गया राजस्थान पुलिस सिलेबस में। तो देखो, जो पुलिस विभाग है, जो अपना पुलिस विभाग है, वह पुलिस विभाग अनेक इकाइयों में विभाजित है। ठीक, अनेक इकाइयों में विभाजित है। तो इन इकाइयों में जितने भी पुलिसकर्मी भर्ती होंगे या भर्ती हैं, जितने भी पुलिसकर्मी भर्ती हैं या जो भी अभ्यर्थी भर्ती होंगे, ठीक है, उन अभ्यर्थियों को महिलाओं से संबंधित प्लस बालकों से संबंधित जो अपराध होते हैं वो अपराध क्या क्या होते हैं और इन अपराधों को रोकने के लिए कानून कौन कौन से होते हैं, इनकी जानकारी कराने का मूल उद्देश्य है। ठीक है, इनकी जो है जानकारी कराने का मूल उद्देश्य है। साथ ही साथ में जो पुलिस होती है प्लस जो प्रशासन होता है, उस प्रशासन की इन कानूनों को लागू करने में क्या भूमिका होती है, उनको लागू करने में क्या भूमिका होती है, तो उस भूमिका के बारे में भी अभ्यर्थियों को अवगत कराना है, पुलिसकर्मियों को अवगत कराना है। तो इस अब की बार ये जो टॉपिक शामिल किया गया उसका मूल उद्देश्य, सबसे पहले हम यहाँ पे मूल उद्देश्य को जान रहे हैं कि इसको पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य है कि जो पुलिस विभाग है, उस पुलिस विभाग की जो इकाइयाँ होती हैं उसमें जो पुलिसकर्मी होते हैं, उस पुलिसकर्मी जो होते हैं यानी कि जो अभी जो अभ्यर्थी भर्ती होंगे, उनको महिलाओं और बालकों से संबंधित जो अपराध हैं वो अपराध क्या क्या होते हैं और उन अपराधों से संबंधित कानून क्या क्या होते हैं, इन कानूनों के बारे में उनको जानकारी प्रदान करना है। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की उन कानूनों को लागू करने में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बताने का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा मूल उद्देश्य होता है इस टॉपिक को पढ़ने का। और ये सवाल भी आ सकता है आपकी बार कि महिला एवं बाल अपराधों को शामिल करने का मूल उद्देश्य बताइए। तो ये है इनकी जानकारी और पुलिस प्रशासन को लागू करने में भूमिका क्या होगी। तो अब इसके बाद में उद्देश्य को पढ़ने के बाद में हम यहाँ पे जो दूसरा इससे संबंधित जो टॉपिक है वो लेंगे, वो है पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि
हम यहाँ पे जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ये है महिलाओं से संबंधित और बालकों से संबंधित हिंसा या अपराध। तो दो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हिंसा या अपराध। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमको ये आना चाहिए कि हिंसा क्या होती है और अपराध क्या होते हैं। ठीक है, तो हिंसा की जो परिभाषा है हम यहाँ पे लिखेंगे और जो अपराधों से संबंधित जो परिभाषा है उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस निकालेंगे कि हिंसा क्या होती है और अपराध क्या होते हैं। तो हिंसा की जो परिभाषा होती है वो ये कहती है, स्वयं किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं। शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें हिंसा क्या होती है। हिंसा कहने का मतलब ये होती है कि कोई व्यक्ति होता है, आप हो या मैं हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि स्वयं मेरे व्यक्ति के खिलाफ यानी मेरे खिलाफ, या फिर कोई समूह हो यानी कि कोई वर्ग हो, कोई जाति हो या कोई समुदाय हो, उन सभी के विरुद्ध किसी प्रकार का ऐसा भी कोई भी ऐसी शक्ति का प्रयोग जो उनको मानसिक या शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाए। ठीक है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति इसमें डंडे की मारता है। क्या करता है, डंडे की मारता है। तो इसने शक्ति का प्रयोग किया इसको मारने के लिए। अब डंडे से मारने का इसको क्या लगी, चोट लग गई। क्या लगी, चोट लग गई, यानी कि इसको शारीरिक चोट लगी। क्या हुआ, शारीरिक चोट लगी। तो ये क्या हुआ, यही हिंसा का एक रूप है। यानी किसी के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कि कोई भी इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग जो उसको शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाए, वही क्या कहलाती है, हिंसा कहलाती है। तो ये हिंसा होती है। और हम यहाँ पे अब अपराध को समझेंगे कि अपराध क्या होता है। क्या अपराध और हिंसा एक ही चीज़ होती है, इसको हम जानेंगे। अभी हम यहाँ पे अपराध लिखेंगे। ठीक है, जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा काम जो समाज विरोधी हो। कैसा हो, समाज विरोधी हो। जानबूझकर किया कोई भी ऐसा काम जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण किसी प्रकार समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को
आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के द्वारा सजा दी गई हो, वह क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। यानी कि इस परिभाषा को आप ऐसे समझें कि अभी हमने समझा था कि कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है ए, और ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति पे क्या किया था? हमला किया था, डंडे से हमला किया था, ठीक है। और इस हमले के द्वारा इस व्यक्ति को क्या हुआ? चोट लगी थी, शारीरिक नुकसान हुआ था, शारीरिक नुकसान हुआ था। इसने जब तक ये मामला थाने में नहीं गया था या किसी संस्था के पास नहीं गया था तो ये हिंसा थी। अब हिंसा जब ये चीज़ चलेगी कहाँ पे? अब ये थाना परिसर में आ गई, थाना परिसर में इन्होंने एफआईआर करा दी। अब एफआईआर कराने के बाद में इस व्यक्ति पे क्या होगा? आईपीसी की धारा के तहत क्या होगा? ये जो दंड संहिता है अपनी, इस आईपीसी की धारा के तहत इसको क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। तो सज़ा मिली तो वही चीज़ क्या हुई? फिर अपराध कहलाती है। यानी कि कोई और इसने ये जो काम है वो कैसे किया हो? जानबूझ कर किया हो, ठीक है। अगर अनजाने में किसी से चोट लग जाती है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के ऐसा कोई कार्य करता है, इसमें साफ लिखा है कि जानबूझ कर किया गया कोई भी ऐसा काम जो समाज विरोधी हो, ठीक है। समाज विरोधी का मतलब हम यहाँ पे ये लगाएंगे, जैसे मान लो जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी मंदिर परिसर में या किसी मस्जिद परिसर में कोई ऐसे काम कर देते हैं जिससे धार्मिक भावनाएं जो है भड़क जाती हैं। तो ऐसे काम जो समाज के विरोध में हो, ठीक है, और या फिर समाज के द्वारा निर्धारित आचरण, यानी समाज ने कोई ऐसा आचरण निर्धारित कर रखा है, जैसे मान लो हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को परेशान करना या अभद्र टिप्पणी करना, इस तरह का जो आचरण है वो अपराध माना जाता है। ये हमारे समाज का एक आचरण भी है। तो ऐसा काम अगर हम किसी महिला को छेड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? उस समाज का जो आचरण है उसका उल्लंघन होगा। तो इसके लिए क्या है? सज़ा का प्रावधान है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो अपराध की श्रेणी में आती है। कहने का मतलब ये है कि हिंसा और अपराध एक ही चीज़ है। इन परिभाषाओं के निष्कर्ष से यह निकलता है कि हिंसा और अपराध दोनों ही चीज़ें एक होती हैं, ठीक। तो अब हमने इसकी पृष्ठभूमि जान ली और हमने इसके उद्देश्य भी जाने कि हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, राजस्थान पुलिस के सिलेबस में अब की बार ये चीज़ें क्यों शामिल की गई हैं, हिंसा क्या होती है, अपराध क्या होता है, ये भी हमने जान लिया। अब इसके बाद अब जो हम चीज़ समझेंगे, अब समझेंगे कि महिलाओं से संबंधित अपराध क्या होते हैं, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे कि महिलाओं से संबंधित अपराध क्या होते हैं। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा था कि इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, या फिर राजस्थान पुलिस द्वारा सिलेबस में ये टॉपिक डाला गया है तो राजस्थान पुलिस का क्या उद्देश्य है इस टॉपिक को डालने का, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा कि हिंसा क्या होता है और अपराध क्या होता है। हिंसा को समझने के बाद या अपराध को समझने के बाद ही हम जो है हिंसा या किसी भी चीज़ के अपराध को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे महिलाओं से संबंधित अपराध कौन कौन से होते हैं। महिलाओं से संबंधित अपराध। अब हम देखें यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जो है अपराध कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम, क्योंकि हम राजस्थान पुलिस का पेपर दे रहे हैं और राजस्थान भारत में आता है, तो पूरे भारत में जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, जो अपराध होते हैं, उनका आकलन किया जाता है, ठीक है। और भारत में जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं वो मुख्य रूप से शारीरिक अपराध होते हैं, यानी कि शारीरिक जो अपराध हैं वो महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मानसिक अपराध महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आर्थिक अपराध आते हैं, आर्थिक अपराध भी महिलाओं के साथ होते हैं। और उसके बाद यौन उत्पीड़न होते हैं महिलाओं के साथ में। और उसके अलावा जैसे भावनात्मक उत्पीड़न, इस तरीके के जो अपराध हैं भारत में
महिलाओं से संबंधित देखने को मिलते हैं। शारीरिक अपराध में अगर आप शारीरिक अपराध जाओ, जैसे किसी के साथ में बलात्कार की घटना है ना, ये शारीरिक अपराध में आ जाएगा। और किसी के ऊपर एसिड अटैक, ये शारीरिक अपराध आ जाता है। मानसिक में, जैसे मानसिक में किसी के संग छेड़छाड़ करना है ना, या अभद्र टिप्पणी करना, तो ये चीज़ क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति को ठेस पहुंचाएगी। यानी बच्चे तनाव में आ जाते हैं। अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो उसमें क्या है, वो चीज़ तनाव में आ जाती है। आर्थिक में ये होता है कि किसी से इकोनॉमिकली फ्रॉड करना, या आर्थिक अपराधों, यौन उत्पीड़न, यानी कोई महिला किसी ऑफिस में काम करती है, कोई ऑफिस में काम करती है, किसी सरकारी कार्यालय में काम करती है, तो वहाँ पे इस तरीके के जो हैं यौन अपराध देखने को मिलते हैं। तो ये यौन अपराधों की श्रेणी में आते हैं। भावनात्मक उत्पीड़न, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार शादी का झांसा देकर कुछ यौन अपराधों जैसी घटनाएं की जाती हैं। तो ये जो होते हैं वो भावनात्मक उत्पीड़न के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कि भारत में इस तरीके के जो आंकड़े हैं, अपराधों से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, वो कौन इकट्ठा करता है, कौन जारी करता है। तो भारत की एक संस्था है जिसका नाम है NCRB, यानी कि इसका नाम है पूरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये जो संस्था है वो भारत में जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराधों के आंकड़ों को जुटाता है और उनको जारी करता है। और क्या करता है, ये जो संस्था है उनको जारी करती है, ठीक है। और यही संस्था होती है इनको ये जो अपराध होते हैं महिलाओं पर, उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन उत्पीड़न, भावनात्मक आदि में उनको विभाजित करके और हमारे सामने पेश करती है कि महिलाओं से संबंधित अपराध इस साल में इतने हुए, इस साल में इतने हुए। अब इस जो NCRB है, इस NCRB के कुछ आंकड़ों को हम देखते हैं और इनके आंकड़ों के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि महिलाओं से संबंधित कौन से अपराध और किस तरीके के अपराध होते हैं। अभी हम केवल पृष्ठभूमि के रूप में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आगे जो महिलाओं से संबंधित जो धाराएं हैं, कानून हैं, वो सारी जो जानकारी हैं उनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो भारत में अपराधों को जो आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करती है, उनको जारी करती है, ठीक है। ये जो NCRB कहती है कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं प्रतिवर्ष, ये जो सबसे पहला आंकड़ा जो देती है वो कहती है कि प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख से ज़्यादा मामले, 3 लाख से ज़्यादा जो मामले हैं महिलाओं के दर्ज होते हैं। महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं महिलाओं से संबंधित अपराधों के दर्ज होते हैं। यानी कि ये जो NCRB है, ये रिकॉर्ड देती है, ये कहती है कि प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो मामले हैं भारत में, वो केवल और केवल महिलाओं से संबंधित अपराधों से जुड़े हुए हैं। यानी कि टोटल जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों में लगभग 3 लाख के करीब मामले प्रतिवर्ष महिलाओं से संबंधित अपराधों के होते हैं। और इन अपराधों में ये NCRB कहती है, इन अपराधों में मुख्य रूप से छेड़छाड़ की घटनाएं आती हैं, है ना। उनके साथ में मारपीट की घटनाएं, उनके अपहरण की घटनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें दहेज उत्पीड़न आता है, बलात्कार आता है, और इसके अलावा यानी कि महिलाओं को मारने तक के जो अपराध हैं वो इसमें शामिल करता है, ठीक है। तो महिलाओं से कम इतने तरह के अपराध जो हैं NCRB बताती है कि ऐसे ऐसे अपराध होते हैं, और लगभग प्रतिवर्ष 3 लाख जो है मामले केवल और केवल महिलाओं से संबंधित अपराधों के आते हैं। और इतना तक कहती है कि ये जो मामले हैं, इन मामलों में जो अधिकांश मामले होते हैं वो अधिकांश मामले या अधिकांश जो अपराध हैं, अधिकांश अपराध महिलाओं के जो सगे संबंधी होते हैं, महिलाओं के
सगे संबंधी होते हैं उनके द्वारा ये जो अपराध हैं किए जाते हैं। ठीक है, एनसीआरबी इतना तक कहती है। अब एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2015 की, उसके अनुसार देख लेते हैं कि उसने क्या क्या आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और इसके बाद में हम जो नई लेटेस्ट जो रिपोर्ट आएगी उसको भी हम आगे आपके साथ, जब भी जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस रिपोर्ट को हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी जो 2015 की जो रिपोर्ट थी, उस 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ आंकड़े उसने बताए थे। उसने बताया महिलाओं से संबंधित अपराधों में लगभग 34,000, कितने, लगभग 34,000 जो है दुष्कर्म हुए। क्या हुए थे 2015 में? लगभग 34,000 दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी। ठीक है, और दूसरा आंकड़ा उन्होंने ये दिया था कि हर एक घंटे में एक महिला दहेज के कारणों से मौत की शिकार होती है। ये उन्होंने प्रस्तुत किया था। पहली बात उन्होंने बताई कि लगभग 34,000 के जो मामले हैं, दुष्कर्म के मामले आए थे 2015 में महिलाओं से संबंधित। दूसरे नंबर के हर एक घंटे में एक ऐसा आंकड़ा निकल के आता है कि हर एक घंटे में दहेज के कारण एक महिला की मौत होती है हर एक घंटे में भारत में। ठीक है, और तीसरा आंकड़ा उन्होंने दिया था कि भारत में लगभग 70% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। एक रिपोर्ट उसने ये बताई थी। चौथी बात उन्होंने बताई थी, एनसीआरबी चौथी रिपोर्ट में ये कहती है कि 2015 में लगभग 60,000 महिलाओं का क्या हुआ था, अपहरण हुआ था। और ये जो अपहरण की घटना हुई थी किसके लिए हुई थी? जबरदस्ती शादी या अनैतिक देह व्यापार कराने के लिए ये घटना हुई थी। तो 2015 का ये जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो ये आंकड़े प्रस्तुत करती है कि 34,000 दुष्कर्म की घटनाएं 2015 में देखी गई थी महिलाओं के खिलाफ। ठीक है, और हर एक घंटा में एक महिला जो है दहेज के कारणों से मौत के घाट उतर जाती है। इसके अलावा भारत में लगभग 70% जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, वो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। और 2015 में 60,000 के करीब महिलाओं के अपहरण हुए थे, और उनके कारण थे जबरदस्ती शादी और अनैतिक देह व्यापार। अब हम यहाँ पे ये हो जाते हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एनसीआरबी की जो ताज़ा रिपोर्ट आएगी और ताज़ा जो आंकड़े आएंगे उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा तो उस रिपोर्ट को हम आपके साथ साझा करेंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि महिला अपराधों को रोकने के लिए भारत में कानून कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि महिला अपराध हमने जान लिए। सबसे पहले हमने जाना कि इन चीज़ों को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। उसके बाद में हमने हिंसा क्या होती है और अपराध क्या होता है ये जाना। इसके बाद हमने जाना कि महिलाओं से संबंधित अपराध कौन कौन से होते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, किस किस तरह के अपराध सामने आते हैं। और संभावना है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे अब की बार पेपर में, तो उस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं उसको हम जरूर साझा करेंगे। इसके बाद हम महिलाओं से संबंधित जो कानून बने हैं उन कानून से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कानून में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में महिलाओं से संबंधित और बालकों से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रावधान है कि जब हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और इसी दिन से भारत का जो संविधान है उस संविधान ने भारत को
यानी कि राज्य को, भारत को महिलाओं से संबंधित या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की छूट देती है कि आप अपने हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित आपको जो भी कानून उचित लगे वो आप बना सकते हो। और यह किसके तहत किया गया? भारतीय संविधान के तहत दिया गया। और इसी के तहत भारत का संविधान का जो एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15(3), इस आर्टिकल 15(3) का प्रावधान किया गया। और आर्टिकल 15(3) में जो बात लिखी गई है वो बात है महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण। महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण। महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण क्या है? महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण। ठीक है, ये है आर्टिकल 15 में बात कही गई है। और महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किया गया है? प्रावधान में आता है कि सबसे पहला जो प्रावधान किया गया 1974 में किया गया। 1974 से ही भारत में राष्ट्रीय समानता रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। राष्ट्रीय समानता रिपोर्ट। इस राष्ट्रीय समानता रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का क्या कारण है? राष्ट्रीय समानता रिपोर्ट जो 1974 से प्रस्तुत की जा रही है वो महिलाओं के लिए की जा रही है कि महिलाएं पुरुषों के समान पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। इस स्थिति को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय समानता रिपोर्ट दर्ज की जाती है और इस रिपोर्ट का अपना एक बहुत ही महत्व होता है। दूसरा जो प्रावधान किया गया इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए 15(3) महिलाओं के लिए, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर रहा है, विशेष संरक्षण की बात कर रहा है। और ये महिलाओं से संबंधित कानूनों का पहला भाग है। और इस कानून को लागू करने के लिए, महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण देने के लिए पहली चीज़ क्या की भारत सरकार ने? राष्ट्रीय समानता रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरी 1987 में और 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति बनी। महिला सशक्तिकरण नीति बनी। क्या बनी? महिला सशक्तिकरण नीति बनी। और तीसरा जो प्रावधान किया गया वो किया गया 2007 में बाल आयोग का गठन किया गया। बाल आयोग का गठन। ये जो बाल आयोग का गठन है ये हम बाल अपराध जब पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो बाल आयोग का गठन किया गया। तो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, ये आर्टिकल 15(3) में किया। यानी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं और बच्चों के विशेष संरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो है आर्टिकल 15(3). ठीक, दूसरा प्रावधान है, उस दूसरे प्रावधान को हम पढ़ते हैं। ये तो हो गया भारतीय संविधान में दिया गया प्रावधान। और भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिया गया है वो है आर्टिकल 15(3). ठीक, इसके बाद में दूसरा जो प्रावधान है वो है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड 1860। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं आईपीसी। ठीक है, आपने सुना होगा आईपीसी की धारा 376 या आईपीसी की धारा 302, इस तरीके के आपने सुने होंगे। अब इस इंडियन पेनल कोड के अन्य नाम क्या क्या हैं जो प्रचलन में है ना? एक तो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम इसको भारतीय दंड विधान के नाम से भी जानते हैं। भारतीय दंड विधान 1860 के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद आप जब मूवी देखते हैं, पुरानी मूवी देखोगे जब आप, तो इन मूवियों में जब जो जज होते हैं वो किसी अपराधी को जब सज़ा सुनाते हैं तो एक वर्ड बोलते हैं, वो बोलते हैं ताज-ए-रात-ए हिंद। ताज-ए-रात-ए हिंद। तो जो ताज-ए-रात-ए हिंद है वो ताज-ए-रात-ए हिंद क्या है? एक्चुअली वो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, जिसके आधार पर उसको सज़ा दी रही है। ठीक है, अब इस कानून में, जैसे इस कानून में आप देखोगे कि धारा 302, 307 है ना, इस तरह की जो वर्ड आते हैं 302, 307 एक से लेके, और इसमें बहुत सारी जो धाराएं आती हैं, ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्या को कहते हैं हम धारा कहते हैं, या उनको सेक्शन कहते हैं, है ना, या इनको दफ़ा कहते हैं। अब इतनी दफ़ा के तहत इसको ये सज़ा दी जा रही है, इतनी दफ़ा के तहत इसको ये सज़ा दी जा रही है। तो ये दफ़ा क्या है? एक्चुअल में इस आईपीसी में दी गई संख्याएं हैं। इन संख्याओं को, ये जो लगातार संख्याएं 1, 2, 3, 4
इस तरीके से 302, 307 ये क्या है, धारा है, सेक्शन है, दफ़ा है। अब ये जो आईपीसी है ना, ये जो आईपीसी है, इस आईपीसी में कुल 511 धारा हैं। कितनी धाराएं हैं? कुल 511 धाराएं, और 511 धाराओं को 23 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय और 511 धाराएं दी गई हैं। ठीक है, ये जो आईपीसी है, ये जो इंडियन पेनल कोड है, ये बना था अपना 1860 में। कब बना था? 1860 में। 1860 से पहले 1834 में भारत में एक विधि आयोग बना था, एक विधि आयोग बना था। ठीक है, और इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे, इस विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। उस लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर, इस लॉर्ड मैकाले ने इस विधि आयोग में जो सिफारिश दी थी, उन सिफारिशों के आधार पर इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? इंडियन पीनल कोड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब और बातें हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। इंडियन पेनल कोड के बारे में कुछ बातें हैं। एक बात तो यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा विधान है, यह विश्व का सबसे बड़ा दांडिक विधान है, दांडिक विधान है। अब आईपीसी में होता क्या? देखो, आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो सुना होगा आईपीसी और एक सुना होगा सीआरपीसी। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, इसको भी चलो देख लेते हैं, इंडियन पीनल कोड। और एक होता है सीआरपीसी, ये होता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर, क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर कोड। ठीक है, इंडियन पीनल कोड और प्रोसिक्यूटर, ये 1973 का है। ये कब का है? 1973 में बना था, और ये 1860 का है। आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। देखो, आईपीसी जो होती है, इसमें जो भी अपराध होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं, क्या होते हैं? अपराध। उन अपराधों की परिभाषा क्या है, उन अपराधों की परिभाषा क्या है और उनकी सज़ा क्या होगी, उन अपराधों की सज़ा क्या होगी, वो किस में आती हैं? वो सब आईपीसी में आती हैं। और सीआरपीसी में क्या होता है? सीआरपीसी में क्या होता है? जो अपराधी होता है, जो अपराधी होता है और जो जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, यानी कि पीड़ित, जिसको हम बोलते हैं पीड़ित, इसमें पीड़ित और अपराधी के बारे में, यानी कि किसी पे मान लो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ठीक है, तो पहले ये देखा जाएगा कि ये चोरी है या नहीं है। ठीक है, यह देखने के लिए आईपीसी उठाई जाएगी, आईपीसी उठाई जाएगी, उसमें चोरी की परिभाषा देखी जाएगी कि चोरी की परिभाषा यही है। फिर उसमें देखी जाएगा कि हाँ भाई ये चोरी है, और इस चोरी के लिए कितनी सज़ा तक का प्रावधान है? इतनी सज़ा का प्रावधान है। लेकिन उस अपराधी को, उस चोर को किस तरीके से पकड़ना है ना, किस तरीके पकड़ना है, कब उसको न्यायालय में ले जाना है, ठीक है, और वकील के क्या काम होंगे उससे संबंधित, ठीक है, पुलिस के उससे संबंधित क्या कार्य होंगी, ठीक है, इन सभी का प्रावधान किस में दिया गया है। यानी कि सीआरपीसी में प्रक्रिया होती है, उसको सज़ा दिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, सज़ा इसमें होगी, परिभाषा इसमें होगी, और उस सज़ा को दिलाने की प्रक्रिया क्या होगी, वो अपराध, वो सीआरपीसी में आती है। इसी तरह से पीड़िता के जो अधिकार होते हैं वो किस में दिए होते हैं? सीआरपीसी में दिए होते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आईपीसी में कुछ विशेष जो सेक्शन हैं, महिलाओं के अपराधों से संबंधित जो विशेषाधिकार है, प्रावधान है, उनको देख लेते हैं। तो पहला जो अपन पॉइंट है वो ये है कि स्त्री की लज्जा, कुछ धाराएं हैं आईपीसी की, यानी कि जो अपनी इंडियन पेनल कोड है 1860, उसकी कुछ धाराएं हैं। उन धाराओं को हम जानेंगे कि महिलाओं से संबंधित इसमें कौन कौन सी धाराएं दी गई हैं। तो स्त्री की लज्जा भंग करने, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना, उस पर हमला करना या आपराधिक
बल का प्रयोग, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है आईपीसी की धारा 354 में। उसमें बताया गया है यानी कि स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से किसी स्त्री पर हमला किया जाता है, उस पर आपराधिक बल किया, यानी कि देखो हमले कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, हमले कई प्रकार के होते हैं। स्त्री पर किसी भी प्रकार से हमला, कोई पत्थर फेंक के हमला करता है, किसी ने डंडे से हमला कर दिया, किसी ने मान लो उस स्त्री की उसका दुपट्टा खींच लिया, ठीक है। तो जैसे डंडे से हमला किया, तो डंडे से हमला किया तो मतलब ये कि उसकी उसमें लज्जा भंग नहीं हो रही, उसको शारीरिक चोट पहुंच रही है, उसके सिर में चोट लगेगी, ठीक है। लेकिन उसका क्या है, दुपट्टा खींच लिया आपने, तो वो क्या हुआ, वो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से आपने वो अपराध किया है। तो ये अपराध आता है किसमें, धारा 354 में। और आईपीसी की धारा 354 में इस तरह का विवरण दिया गया है। दूसरा इसमें विवरण दिया गया वो है यौन उत्पीड़न के लिए सजा। अगर किसी महिला को यौन उत्पीड़न हुआ है तो उस यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है, वो किया गया है 354A में, ठीक है। यौन उत्पीड़न के लिए हमने क्या बताया था कि किसी भी अपराध की व्याख्या, यानी कि इसमें तो व्याख्या हो रही है देखो, ठीक है, और सजा भी इसमें आ गई। तो व्याख्या का यानी कि अपराध की परिभाषा का और उसकी सजा का प्रावधान किस में किया गया, आईपीसी में किया गया। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यौन उत्पीड़न के लिए सजा 354A में ये क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट इसी तरह से लिखा आएगा पेपर में कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर किया गया हमले का जो विवरण है आईपीसी की किस धारा में किया गया है, धारा 354। यौन उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान किस में किया गया है, धारा 354A। तीसरा है बलपूर्वक या हमले द्वारा, बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को, बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना, किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने को मजबूर करना, या नग्न होने को मजबूर करना, ये किस धारा में दिया गया है, ये है धारा 354B। किस में बताया गया है, धारा 354B। पहली धारा 354 है जिसमें स्त्री की लज्जा के लिए कोई किसी पे हमला करता है स्त्री पे तो उसका है। दूसरा यौन उत्पीड़न के लिए सजा है। तीसरे पे नग्न करने के लिए मजबूर करना या नग्न करना 354B में आता है। अब चलते हैं आगे। चौथा जो प्रावधान है ताक झांक करना। ताक झांक करने को किस धारा में अपराध माना गया है, तो वो है आईपीसी की धारा 354C में। यह है ताक झांक करने को अपराध माना गया 354C में। पीछा करना, पीछा करने को माना गया है आईपीसी 354D, आईपीसी की धारा 354D में, ठीक है। इसके बाद में शब्दों के द्वारा, ठीक है, अंग विक्षेप के द्वारा, अंग विक्षेप यानी कि छेड़छाड़ के माध्यम से, या ऐसा कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए, जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशित है, यानी कि यह है अपनी आईपीसी 5 से 9, आईपीसी 5 से 9 में ये बताया गया है, आईपीसी 5 से 9 में ये बताया गया कि शब्दों के माध्यम से, छेड़छाड़ के माध्यम से अगर किसी स्त्री की लज्जा को भंग करने का प्रयास किया जाता है तो आईपीसी की धारा 509 लगती है। उस पर क्या लगती है, आईपीसी की धारा 509 लगती है। तो ये फ्रेंड्स आज हमने आईपीसी की कुछ धाराओं को जाना, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उनको जाना, पृष्ठभूमि को जाना, इनके उद्देश्यों को जाना, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आईपीसी जो संशोधन हुआ था 2018 में, ठीक है। 2018 में जो आईपीसी में संशोधन हुआ था
ये संशोधन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको कल पढ़ेंगे। कल एक दिन में ये टॉपिक पूरा होगा हमारा आईपीसी का जो संशोधन 2018 है, इसको लेंगे। और इसके अलावा जो भी महिला के अपराध हैं, महिलाओं से संबंधित जो भी कानून बने हैं, उन सभी कानूनों को पढ़ेंगे, ठीक है। और बाल अपराध जो हैं, बालों के अपराध क्या होते हैं, बालकों के, उनसे संबंधित क्या सजाएं होती हैं, क्या कानून हैं, उन सभी को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे जो चैनल है उसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा कमेंट करें, और साथ ही साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।